वेलकम टू माय चैनल डिकोड यूपीएससी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट 24 चैप्टर्स के सीरीज़ को जारी रखते हुए इसका 4th चैप्टर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने सबसे पहले ये प्रैक्टिस शुरू की थी कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीएम्बल से शुरू होगा। तो उसी तरह और भी देशों ने और इंक्लूडिंग इंडिया ने सेम प्रैक्टिस फॉलो किया। मतलब हमारे जो देश का संविधान है वो प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। तो प्रीएम्बल का जो टर्म है मतलब है उसका ये मतलब है कि इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। जैसे कोई बुक होती है उसका भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन या प्रीफेस लिखा होता है कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है, समरी क्या है, उसका एसेंस जिस्ट क्या है। उसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। एनी पालखीवाला जो एक फेमस जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। और हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था कि जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया था उसी को मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया गया और अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। और इसको एक ही बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जिसमें इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हम लोग देखेंगे टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। तो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all। तो ये देख रहे हैं मैंने इसमें 3, 5 और 2 नंबर लिखा हुआ है। ये क्या है? तो ये यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था एक बार कि जस्टिस इसमें प्रीएम्बल में कितने प्रकार के मेंशन किए गए हैं। तो ये है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब 3 प्रकार के। लिबर्टी किसके क्या चीज़ की है? हमें थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 हो गए। और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी 2 हो गया। तो मैच द फॉलोइंग में आया था कि जस्टिस का नंबर 3, लिबर्टी 5 और इक्वालिटी 2। आगे प्रीएम्बल कहता है, फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट है ये हमने पहले भी देखा है, वो 26th day of November 1949 जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मिला था हमें। आगे इसमें कह रहा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, जो मेन कंपोनेंट्स क्या है प्रीएम्बल के। तो पहला है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो ये हमने पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलता है वो है हमारे देश के लोग, हम ही लोग। तो यही हम ही लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उनको फिर ये हक देते हैं, राइट देते हैं कि वो पावर देते हैं कि वो हमारे देश का संविधान मतलब कानून बनाएं और संविधान के अनुसार चलाएं देश को। अगला है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में इसमें डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। आगे है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें है कि सबको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी। और ये कि डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये था 26 नवंबर 1949। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इसका जो है कॉम्पोनेंट्स हैं। आगे कीवर्ड्स देख रहे हैं आप, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला है कि सॉवरेन। सॉवरेन मतलब होता है कि किसी देश पे और निर्भर नहीं होना है और ये खुद ही इंडिपेंडेंट है। जैसे पहले इस पे हमारे देश पे ब्रिटिश अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारा देश जो है गुलाम था, डिपेंडेंट था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये खुद अपनी एक्टिविटीज़ और इंटरनल हो या एक्सटर्नल वो रेगुलेट कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी कंट्रोल के। भले ही 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि वो कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है और ब्रिटिश क्राउन उसका हेड है, और लेकिन ये इसके सोवरेनिटी को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। और चाहे इंडिया यूएनओ का भी मेंबर बना था 1945 में, लेकिन ये इसके सोवरेनिटी को लिमिट नहीं करता है। तो ये नहीं मतलब है कि यूएनओ या कॉमनवेल्थ सब इसके हमारे देश को कंट्रोल करेंगे और उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा उसका। तो ये ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सोवरेन है तो इंडिया किसी भी देश का फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर ले, कब्जा कर ले या किसी और देश को दूसरे देश में मिला दे। तो ये सब। अगला टर्म है सोशलिस्ट। इसमें है कि सोशलिस्ट जो पहले प्रीएम्बल में ऐड नहीं किया गया था, हमने देखा कि इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऐड किया गया। लेकिन भले ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसमें इनडायरेक्टली इसका मेंशन था। तो वही लिखा है कि आगे इसको इम्प्लिसिट फॉर्म में था। एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर फॉर्म में नहीं था, भले ही इम्प्लिसिट था। और इसको 1955 के जो अवधि सेशन हुआ था उसमें सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को हमने अडॉप्ट किया था। और हमारा जो इंडियन सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो चाइना में फॉलो किया जाता है, यहाँ पे पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो
और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पूरा नेशनलाइज किया गया, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन हमारा जो देश है वहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जहाँ की मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो होता है जहाँ पे कि पॉवर्टी को ख़त्म कर सकें, इग्नोरेंस ख़त्म कर सकें, डिजीज़ ख़त्म कर सकते हैं, और सबको मौका मिलना चाहिए, इनइक्वालिटी ना हो। तो इस तरह से इंडियन सोशलिज्म जो है कि एक मिक्सचर है, ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज़म का, और ज़्यादा झुकाव गांधीयन सोशलिज्म की तरह है। लेकिन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया था, लिबरलाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ था, एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। तो उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। तो उन्होंने ये एलपीजी पॉलिसी ला के जो सोशलिस्ट पैटर्न था उसका थोड़ा विचारधारा को कमज़ोर किया था। लेकिन इससे देश को फ़ायदा हुआ था, क्योंकि हमारा देश उस समय बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा था। आगे जो टर्म है सेकुलर भी हमने देखा है कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। और सेकुलर जो है भले ही मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में ये दिया गया है कि सभी को हक है कि वो अपने धर्म का फॉलो कर सकें। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो इसमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म दिया है कि मतलब सभी धर्म को बराबर सम्मान दिया जाता है, मौका दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, स्टेटस दिया, सभी बराबर है, कोई धर्म कम नहीं है ना ज़्यादा है। अगला है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक जो होता है कि जिसमें राजतंत्र मतलब होता है कि जो सुप्रीम पावर पीपल है, लोगों के द्वारा प्रजातंत्र है। तो डेमोक्रेसी भी दो टाइप के होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि पीपल जो है खुद ही अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि जैसे स्विट्ज़रलैंड में है कि लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट बना खुद ही रहते हैं, और कोई भी फैसला लेना है देश के बारे में वो खुद ले सकते हैं। और इसके लिए 4 डिवाइसेज है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जिसमें रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसिट है। तो ये सब जो है चारों जो डिवाइसेज हैं वो इस चैप्टर के लास्ट में इसको डिस्क्राइब किया गया है। आगे जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दूसरा प्रकार होता है, वो हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और उनको पावर देते हैं कि वो गवर्नमेंट चलाएं और लॉज बनाएं। तो इस टाइप की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जो अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम कह सकते हैं, जो आगे सेकेंड पार्ट के में है। और ये टर्म आपको हर समय हर जगह मिलेगा इस पार्ट में। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है कि जो एग्जीक्यूटिव है वही रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर क्या हो जाता है, कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव उसको लागू करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। लेकिन और इसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये सब दिए गए हैं, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हैं, जिसके कारण ये चल पाता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि सबको वयस्क मताधिकार होता है कि जो 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का अधिकार है। और जो पीरियोडिक इलेक्शन होना चाहिए, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, और लॉ के हिसाब से रूल बनता है, गवर्नमेंट चलती है। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दिया है कि ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है कि कुछ भी काम मनमानी कर सके। और जुडिशियल रिव्यू के हेल्प से कोई भी अगर मनमानी कर रही गवर्नमेंट, तो वो उस पर शिकंजा कर सके, और कोई तरह का भेदभाव नहीं है किसी भी आधार पे। तो ये जो डेमोक्रेटिक है, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अलावा। सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। आगे हम देखेंगे रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक क्या है कि जैसे 2 टाइप के डेमोक्रेटिक पॉलिटी होता है, एक मोनार्की होता है और रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक में गणतंत्र होता है। मोनार्की होता है कि जिसमें जहाँ पे राजा का शासन, जैसे कि ब्रिटेन है, वहाँ पे रानी क्वीन एलिजाबेथ ऐसे चलते हैं। तो वहाँ पे उनका बेटा ही या बेटी रानी बनती है, राजा बनते हैं। तो ये हेरिडिटरी होता है कि उनका ही बेटा आगे फिर से राजा बनेगा। इसमें एक आदमी का पूरा राज शासन होता है, जैसे ब्रिटेन में है। लेकिन रिपब्लिक इंडिया में जैसे वहाँ पे हेड ऑफ जो स्टेट है उसको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे यूएसए में भी है। तो ये रिपब्लिक टर्म है हमारे प्रीएम्बल में, ये इंडिकेट करता है कि इंडिया को एक इलेक्ट किया हुआ चुना हुआ हेड है, जो कि प्रेसिडेंट कहलाता है, और उसको 5 साल के लिए फिक्स पीरियड के लिए इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और रिपब्लिक में भी 2 चीज़ें आते हैं कि एक लोगों में ही पूरा पॉलिटिकल सोवरेंटी, मतलब संप्रभुता है, मतलब कि उन्हीं को पूरा पावर दिया गया है, कि ना कि एक किसी आदमी किसी राजा पे दिया गया है। और दूसरा ये है कि इसमें कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, इसमें एब्सेंस है प्रिविलेज क्लास का, कोई एक पर्टिकुलर क्लास को पूरी सुविधा नहीं दी गई है, बल्कि सभी के लिए सब कुछ
समान है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो कि जहाँ के लोग जाके अपना काम करा सकें, कोई भी सरकारी काम, या वहाँ अपना आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सबके लिए बराबर हक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगला है जस्टिस वर्ड जो मिल रहा है आपको। जस्टिस भी इसमें 3 प्रकार के हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से के प्रावधान से दिया गया है। तो सोशल जस्टिस में है कि सबको समान अधिकार, सबको समान तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, और चाहे कानून के सामने, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा नस्ल, जाति, धर्म, लिंग के अनुसार के आधार पर। इसमें कोई भी प्रिविलेज किसी को पर्टिकुलर क्लास को नहीं दिया है, सब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी जो बैकवर्ड क्लास है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं, रिजर्वेशन हो सकते हैं, तो वो इसमें नहीं आएगा कि वो उनको अलग से प्रिविलेज दिया गया है। आगे इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस किसी को इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा नहीं हो कि किसी को वंचित किया जाए धन इकट्ठा करने से, पैसा इकट्ठा करने से, वेल्थ प्रॉपर्टी बनाने से, और कोई प्रॉपर्टी पूरा बनाया जा रहा है, कंसंट्रेशन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सबको बराबर हक है जो जैसा। तो इसके लिए, और ये जो कॉम्बिनेशन है सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उस तरह पॉलिटिकल जस्टिस होता है जिसमें कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, सबको पॉलिटिकल ऑफिस के लिए इक्वल एक्सेस है, पहुँच है, और सभी को हक है कि वो गवर्नमेंट के सरकारी काम में मतलब आवाज़ दे, सरकार जैसे कुछ भी काम कर रही है, अगर गलत कर रही तो उसके अगेंस्ट बोल सके। तो ये जो जस्टिस का आइडियल दिया गया सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का, वो रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लिया गया था। और ये आगे देखते हैं लिबर्टी मतलब आज़ादी, और कोई प्रतिबंध ना हो किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ में, और ताकि उसका जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो उसको मौका मिले उसको डेवलप कर सकेगा करने का। तो इसमें प्रीएम्बल ने हमारे देश को नागरिकों को लिबर्टी दिया है, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, जो अपने फंडामेंटल राइट्स है इसको लागू किया जा सकता है। अगर इसका कोई भी उल्लंघन किया जाए, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को वंचित किया जा रहा है उससे इन्जॉय करने से, तो वो इसका दरवाज़ा, कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है वो। और लिबर्टी जो है वो, इसको ऐसा भी नहीं है कि पूरा लाइसेंस दे दिया जाए कि कोई आदमी कुछ भी कर सके, मनमानी कर सके, ये नहीं है। लिबर्टी ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि आप कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते हैं, आपको लॉ के अनुसार चल के करना पड़ेगा जो भी करना है। जिसमें जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो 3 टर्म्स हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, ये स्टेट पीएसएस में बहुत बार आते रहते हैं। अगला टर्म है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब कि सबको बराबर, सब समान है, और इसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं किसी को दिया है। मेन ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी में यही स्टेटमेंट दिया था, इक्वालिटी जो है इसमें कोई एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज है, कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है, और सबको बराबर अधिकार दिया गया है, इंडिविजुअल को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और इसमें जो प्रीएम्बल है वो सिक्योर करता है कि सभी को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हो, अपॉर्चुनिटी हो। इसके लिए 3 डायमेंशंस हैं इक्वालिटी के, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो सिविक इक्वालिटी में है कि जो ये सब आर्टिकल देख रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ मतलब आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सभी कानून के सामने बराबर हैं और ना किसी के भेदभाव कर सकते हैं किसी के धर्म, जाति, लिंग और के आधार पे। ये आर्टिकल 14, 15 में आते हैं सब। अगला है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सबको बराबर का मौका मिलेगा कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो तैयारी कर सकें और अप्लाई कर सकें और उसमें जॉब कर सकें। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि किसी एक को वंचित किया जा सके। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 17 में कि छुआछूत जो है उसको ख़त्म करना है। फिर एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है कि आर्टिकल 18 है, किसी को भी जो राय बहादुर ये सब टाइटल रखते थे वो सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे कि वो ज़्यादा हायर कुछ ऊंचे पद पे हैं और हम लोग बाकी लोग नीचे हैं, तो ये समानता फिर नहीं इससे होगा। और भी जो बाकी जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पॉलिटिकल इक्वलिटी अचीव हो, उसके लिए है कि सबको बराबर ये मतलब इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में सबको नाम आ सके, कोई भी इनएलिजिबल ना हो, और कोई सी भी आधार पर कि वो इस धर्म का है तो उसको हटाया जाए, वोटर लिस्ट में ना रखें, ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल 325 में है। और दूसरा है कि जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो सबको बराबर का सबको हक दिया गया है कि सभी वोट कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। एडल्ट सफराज जो आर्टिकल 326 से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें है कि सभी जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकते हैं, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 में भी ये सुनिश्चित करता है कि जो औरत और आदमी को भी इक्वल राइट दिया जाए कि बराबर का हक रहे उनके जीवन जीने का, और जो अगर दोनों इक्वल तरह के सेम तरह के काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पैसा भी मिले, वेतन मिले।
अगला है फ्रैटर्निटी, मतलब भाईचारा होता है कि एक सेंस हो ब्रदरहुड का। इसमें है कि सब में, और इसको प्रमोट करने के लिए, ये भाईचारा प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किया है कि इसमें सिंगल सिटीजनशिप रखा है। सिंगल सिटीजनशिप होगा तो ऐसा नहीं है कि कोई दो डबल सिटीजनशिप रखेंगे तो ये होगा कि वो किसी और देश का है, हम किसी और देश के हैं, या कोई किसी और स्टेट का है, हम किसी और स्टेट के हैं, सब एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, सभी इंडियन हैं, इसलिए सब भाई एक एक सब सब एक दूसरे के भाई हैं। और इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है आर्टिकल 51A में, वो कहता है कि ये हम हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो ब्रदरहुड भाईचारा बनाए रखे लोगों के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा बोलते हैं कोई भी। अब प्रेम्बल जो है हमारा ये भी डिक्लेयर करता है कि जो फ्रेटर्निटी है वो दो तरह के चीज़ों को एश्योर सुनिश्चित करे कि इंडिविजुअल का डिग्निटी सेल्फ रेस्पेक्ट भी मेंटेन हो, साथ में नेशन का इंटीग्रिटी यूनिटी भी मेंटेन हो, कि देश का भी रेस्पेक्ट हो और देश भी एकजुट रहे। और तो इसके लिए जो वर्ड इंटीग्रिटी है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से भी ऐड किया गया। तो 3 वर्ड ऐड किए गए थे, हमने देख लिया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और के.एम. मुंशी जो एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने ये फ्रेज ऐड किया था, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि सिग्निफाई करता है कि ना सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट हो, मतलब बस पैसा और धन और ये संपत्ति हो जाए उससे बस डिग्निटी नहीं मेंटेन होता है, बल्कि एक पर्सनैलिटी भी लोगों का डेवलप हो सके, वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन कर सकें, जिसके लिए प्रावधान दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जिससे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर किया जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51A है उसमें भी ये कहा गया है कि सभी जो नागरिक हैं वो कोई भी ऐसा काम ना करें जो निंदात्मक हो और जो औरतों के लिए अपमानजनक हो, जो औरतों का अपमान करे और उनका भी मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखे। ये हमारा हर नागरिक का कर्तव्य है कि, और देश के भी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी मेंटेन, एकजुटता, एकता सब मेंटेन रखें। तो ये जो फ्रेज है यूनिटी और इंटीग्रिटी, इसको ये इसमें सभी तरह के साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन आते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के। तो आर्टिकल 1 जो कहता है कि इंडिया जो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जो ये क्लियर करता है कि इसमें कोई भी स्टेट को ये हक नहीं है कि वो अलग हो जाए यूनियन से। इस तरह से ये जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब कि ये टूट नहीं सकता है। इससे ये हम चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन बने रहे, जो सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद टाइप के लोग हों वो इसको तोड़ ना सके हमारे देश को। तो अब अगर देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन प्रेम्बल, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है सर, बस लिखा है कि मेन फिलॉसफी है और फंडामेंटल वैल्यूज़ है, मूलभूत अधिकार, जो इसमें वैल्यूज़ दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस। और इसमें फिर अलग अलग लोगों ने अलग अपना विचार दिया है कि जैसे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रेम्बल तो हमारे देश का वो है जो हमने अपने देश के बारे में सपना किया था कि ऐसा देश हो, वो प्रेम्बल बताता है। उसे के.एम. मुंशी ने कहा है कि ये हॉरोस्कोप है हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, राशिफल है हमारे देश का। उसी तरह पंडित ठाकुर दास भार्गव ने, जो एक और अलग मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने भी प्रेम्बल के बारे में कहा है कि ये देश का, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का सोल है, आत्मा है, ये चाबी है, ये ज्वेल सेट है। ऐसे अलग अलग सब लोगों ने अपना कहा है। अर्नेस्ट बर्कर ने भी कहा है कि ये प्रेम्बल की नोट है, और उन्होंने अपने बुक में भी लिखा है, इसका जिक्र की, बहुत अच्छा ऐसा लैंग्वेज की, और जो प्रेम्बल में जैसा लिखा है वो उससे इम्प्रेस हुए थे। इसी तरह मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे थे और प्रेसिडेंट भी बने थे, उन्होंने भी प्रेम्बल के बारे में डिक्लेयर किया गया कि ये जो भले ही ये यूनाइटेड स्टेट USA से सेम है, लेकिन ये मोर उससे भी ज़्यादा अच्छा लिखा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी उन्होंने कहा है कि ये भी आत्मा है। इस तरह से ये सिग्निफिकेंस दिया है कि क्या इंपॉर्टेंस है। अगला जो 2 और टॉपिक हैं इसमें, प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बार कंट्रोवर्सी हुई थी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। इसमें एक बेरुबरी यूनियन केस हुआ था, तो इतना जो बड़ा आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस मैं एक लाइन कहा गया कि बेरुबरी यूनियन केस में प्रीएम्बल को कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जबकि फिर केशव नंदन भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें वही अपने ही पुराने अर्लियर ओपिनियन जो बेरुबरी में दिया गया था कि ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो बस 2 लाइन इसमें इतना बड़े पैराग्राफ का है कि बेरुबरी यूनियन केस में प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कहा गया था, और केशव नंदन भारती केस में कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहा गया था।
अगेन LIC केस भी हुआ था 1995 में, फिर भी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरह से ये सब इतना बड़ा पैराग्राफ था कि कुछ नहीं था, बस ये था कि मेन यही ये प्रेम्बल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें दो चीज़ ये भी लिखा हुआ है कि प्रेम्बल ऐसा भी नहीं है कि प्रेम्बल ही सोर्स है, पावर है लेजिस्लेचर का, और ना ही ये किसी पावर को प्रोहिबिट करता है। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट UPSC के लिए, प्रेम्बल भी नॉन जस्टिसिएबल है, ना कि इसको इन्फोर्स कर सकते हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ से। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रेम्बल, मतलब इसको अमेंड कर सकते हैं कि नहीं प्रेम्बल में। आर्टिकल 368, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के पावर दिया गया कि पार्लियामेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो एक ही बार ये हिस्टोरिक केस हुआ था केशव नंद भारती केस में कि अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, सवाल उठा था। तो ये प्रेम्बल को हम याचिका दायर की थी कि हम प्रेम्बल को अमेंड ना किया जाए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन केशव नंद भारती केस में तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया था। इसलिए आर्टिकल 368 में ऐसा कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक एलिमेंट है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है केशव नंद भारती केस में, कि बेसिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक इसमें नया आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड करना है। अगर कुछ भी ऐसा चीज़ है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है तो अमेंड नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भले ही प्रेम्बल को पार्ट कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। बेरुबरी केस में भले ही उल्टा कहा था कि प्रेम्बल एक पार्ट नहीं है इसलिए अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसमें बेसिक फीचर अगर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का अफेक्ट हो रहा है तो प्रेम्बल को अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन फिर जो है इसलिए बेसिक फीचर बस अफेक्ट ना हो, बाकी इस प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं। ये ऐसा फिर केशव नंद भारती केस में किया था। तो यही इसमें भी वही दो चीज़ है कि पहले बेरुबरी केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसको अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में केशव नंद भारती केस में ये हुआ कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसमें अमेंड तो करेंगे लेकिन बेसिक फीचर्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बार जो प्रियम्बल अमेंड हुआ है सिर्फ एक ही बार हुआ है 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। आगे जो है आप देख रहे हैं कि इसमें वही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। तो ये सब दिया है इस पार्ट में। उस तरह मैंने बताया था कि इसमें इंडिया लिखा है कि इंडिया यूएनओ का मेंबर 1945 में बना था, और इसमें 3 टाइप के स्टेट दिए गए हैं सेकुलर के बेसिस में। एथिस्टिक स्टेट, जिसमें कोई किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का एकदम एंटी है, उसका निंदा किया जाती है। और दूसरा है थियोक्रेटिक स्टेट, जिसमें कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो किया जाता है, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, जहाँ पे बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है, या पाकिस्तान में इस्लाम फॉलो किया जाता है। तो फिर अगला है सेकुलर स्टेट, जहाँ की सभी कोई भी मतलब पर्टिकुलर रिलीजन के लिए फेवर नहीं किया जाता है, सबके लिए न्यूट्रल है, सबके लिए बराबर है। ये 3 टाइप के सेकुलर बेसिस में स्टेट है। उस तरह ये मैंने कहा था 4 डिवाइसेस जो है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसिट, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट है, जिसमें रेफरेंडम होता है कि जहाँ पे डायरेक्ट वोट के हेल्प से कोई भी कानून बना लिया जाता है, लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोट किया जाता है और फिर कानून पास कर दिया जाता है। इनिशिएटिव उसी तरह है कि बिल को स्टार्ट करने का प्रोसेस है इनिशिएटिव लेजिस्लेचर में। रिकॉल है कि किसी बिल को वापस ले लेना रिप्रेजेंटेटिव्स को, या अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव को वापस हटा देना उनका ऑफिस टर्म पूरा होने से पहले, अगर वो ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और प्लेबिसिट होता है कि पब्लिक वोटिंग लेना। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है।